देखिए, जो अपना आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो है कैश बुक। कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक है। कैश बुक एक बहुत खास तरह की सब्सिडरी बुक है। ये दूसरी बुक से बिल्कुल अलग होती है। इसकी खास बात ये होती है कि कैश बुक, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं तो हम लिखते हैं सबसे पहले जर्नल में, फिर हम लिखते हैं लेजर में, और फिर हम लिखते हैं जर्नल लेजर में, उसको पोस्टिंग करते हैं, और फिर हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और मैंने आपसे एक चीज कही थी, अगर बिजनेस बड़ा हो रहा है, बिजनेस बड़ा है और उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो एक जर्नल के बजाय हम सब्सिडी बुक्स बनाते हैं। और इस सब्सिडी बुक्स में हम कई अलग अलग तरह की बुक्स बनाते हैं। एक है परचेसेस बुक, एक है सेल्स बुक, हाँ, परचेस रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, जर्नल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर, यस, जनरल प्रॉपर कैश बुक। और फिर एक और होती है जिसको हम कैश बुक कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही। तो इन बुक्स के अंदर हम क्रेडिट के ट्रांजेक्शन, कैश के ट्रांजेक्शन नहीं होते, बैंक के नहीं होते, वो हम लिखते हैं इस बुक के अंदर। और कैश बुक के अंदर हम कैश और बैंक के ट्रांजेक्शंस लिखते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। ठीक है, ये हम करते हैं। तो हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक देख लिया। जनरल प्रॉपर भी मैं करा दूंगा, वो जनरल की तरह ही होता है, कोई उसमें खास बात नहीं है। अभी जो हमारा डिस्कशन है वो कैश बुक पे। कैश बुक के अंदर हम कैश और बैंक के ट्रांजेक्शंस को ही लिखते हैं। ठीक है, ये आपको कैश बुक का बैकग्राउंड है। तो कैश बुक के अंदर हम सिर्फ कैश के और बैंक के ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन, हाँ ठीक है। और इनका जो टोटल होता है परचेज बुक का, सेल्स बुक का, परचेज रिटर्न्स बुक का, सेल्स रिटर्न्स बुक का, वो हम इनके अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है आपके साथ में वो ये है कि जब हम कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो कैश बुक में लिखते हैं, लेकिन वो लिखते कैसे, अब हम उसकी बात करेंगे। उसको हम कैसे लिखते हैं। कैश बुक के ट्रांजेक्शन जब हम कैश बुक में लिखते हैं तो कैश बुक हमारी दो साइड्स में बनती है, दो साइड में बनती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने कैश जो आता है वो लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में दाहिनी तरफ हम जो कैश जाता है वो लिखते हैं। तो ये कैश बुक। अब इसके अंदर बाकी के कॉलम तो हम बनाते हैं, वो मैं आपको तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अंदर बिल्कुल लेजर की तरह होता है, ये लेजर अकाउंट की तरह। जब कैश हमारे पास आएगा तो हम डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है कैश बुक, डेबिट साइड। और ये हमारी राइट हैंड साइड में कैश बुक की क्रेडिट साइड है। जब भी कैश आएगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीट्स, और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे पेमेंट्स, जो हमारे पेमेंट्स वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो एक लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट्स है और राइट हैंड साइड में हमारे पेमेंट्स। दिस इज हाउ वी राइट, इस ढंग से हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर किसी को कोई चीज यहाँ पे है, तो जब भी हम कुछ बेचेंगे, कुछ करेंगे, तो हमको जब पैसा मिलेगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो जब हम गुड्स खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे, तो हम उसको राइट हैंड साइड। इस ढंग से हम इन ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। अभी मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ बुक का, कैश बुक का, वो आप देखिएगा। सर ये लेजर जैसा ही होता है क्या, कैश बुक के लेजर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैश बुक लेजर जैसा ही होता है। कैश बुक हमारा लेजर जैसा ही होता है। ओके, नाउ लेट अस सी दिस हियर। ये जैसे हमारे कैश बुक का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है अजय की कैश बुक हमें बनानी है, अप्रैल महीने की कैश बुक है ये। और 1 अप्रैल को अजय के पास 1000 रुपए कैश इन हैंड था, मतलब कैश था उसके पास। उसने गुड्स बेचे थे और 500 रुपए का डिस्काउंट दिया था, और उसको 7000 रुपए कैश मिले 5 अप्रैल को। 10 अप्रैल को उसने सैलरी दी और इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया। फिर इसने पुराना फर्नीचर 6000 रुपए का जो है
जिसकी कीमत 8,000 रुपए थी, बुक वैल्यू 8,000 रुपए की चीज 6,000 रुपए में बेची। फिर उसने 500 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, 3,000 रुपए का नया फर्नीचर खरीदा, 1,000 रुपए फुटकर खर्चे के दिए और 2,000 रुपए बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, व्यक्तिगत खर्चे के लिए निकाले। तो पहले मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कहाँ कौन से ट्रांजेक्शन में पैसा आया, कौन से लेन देन में पैसा आया, उसको मैं हर एक कलर से हाईलाइट कर। ये तो कैश इन हैंड था ही, ये तो आने वाली साइड। ये रिसीव हुआ कैश माल बेचकर 7,000 रुपए, ठीक है। ये उसने फर्नीचर बेचा 6,000 रुपए, ये उसको मिल गए। फिर उसने बस ये 3 जगह से पैसा आ रहा, और बाकी जगह जो है जहां लाल निशान से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहां उसने पैसे दिए हैं। मतलब उसने वेतन दिया और बीमा का पैसा दिया, उसने स्टेशनरी खरीदी, नया फर्नीचर खरीदा, फुटकर खर्चे दिए और व्यक्तिगत यूज के लिए बिजनेस से निकाले। तो ये जो लाल निशान, लाल हाईलाइट किए हुए हैं, ये हाँ यहाँ उसने बिजनेस से पैसे निकाले हैं और हरे वाले में बिजनेस में पैसे आए हैं, ठीक है। अब मैं इसको कैसे दिखाऊंगा कैश बुक के अंदर? मैं इसको कैश बुक के अंदर क्या करूंगा, यहाँ पर ये है मेरी कैश बुक, इसके अंदर मैंने यहाँ दिखाया है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको, शायद थोड़ा सा ठीक दिखे। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये 1,000 रुपए पहले थे, यहाँ पे डेट लिखी कैश बुक के अंदर, देखिए ये हेडिंग आ गया ऊपर। इसके अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये डेबिट साइड है, ये कैश बुक की डेबिट साइड है। और दाहिनी तरफ ये जो है ये कैश बुक की क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। ये यहाँ जब हम लिखते हैं बाईं तरफ दिखेंगे जब पैसा आएगा, रिसीट्स, रिसीट्स जब भी पैसा आएगा हम बाईं तरफ, और जब भी हम पैसा देंगे, हम किसी को पेमेंट करेंगे, हमारी तरफ से कैश जाएगा, तो जब कैश जाएगा तो हम दाहिनी तरफ लिखेंगे क्रेडिट साइड, और ये हमारी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे जैसे मैंने पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ रिसीट्स भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। आप चाहो तो यहाँ रिसीट्स लिख सकते हो और यहाँ पेमेंट्स लिख सकते हो। तो आपके पास में अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई हमारे पास पहले से 1,000 रुपए थे, पहले से 1,000 रुपए थे, तो हमने यहाँ पे डेट डाली, ईयर साल डाला दोनों तरफ, फिर 1 अप्रैल को लिखा और 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पिछले दिन से ये बैलेंस लाया गया। कितना लाया गया? 1,000, 1,000 बैलेंस पिछले वाले दिन से लाया गया। फिर 5 अप्रैल को टू से माल बेच के 7,000 रुपए आए। फिर 10 अप्रैल को बाय सैलरी, सैलरीज में हमने 1,000 रुपए दिए। एक चीज और आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जैसे लेजर में होता है, डेबिट साइड में हम टू लगाते हैं और क्रेडिट साइड में हम बाय लगाते हैं। वैसे मैं एक चीज और बता दूं, ये आप इसका इतना चलन नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से आपकी सभी बुक्स में और आपको लगा लीजिएगा। वैसे तो अब ये लोग नहीं भी लगाते हैं तो भी चलता है। फिर आपने 10 तारीख को इंश्योरेंस का पैसा दिया, तो एक ही दिन दो ट्रांजेक्शन थे। 10 तारीख को सैलरी भी दी थी और 10 तारीख को वेतन भी दिया था, तो बीमा का भी दिया था, तो दोनों लिख दिए 1,000 रुपए ये और 500 रुपए। फिर क्या हुआ, 17 तारीख को फर्नीचर बेचा 6,000 रुपए में, मिले 6,000, 8,000 का था लेकिन बेचा 6 में था, 6 आया तो यहाँ लिखे। फिर 21 तारीख को हमने स्टेशनरी खरीदी, 24 तारीख को फर्नीचर खरीदा, 28 तारीख को फुटकर खर्चे दिए, 30 तारीख को व्यक्तिगत यूज के 3,000 रुपए निकाले। और फिर आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है, ये 6,000, 7,000 और 1,000, इसका टोटल आया 14,000। 14,000। ये इस 14,000 रुपए में से आपने ये जो टोटल है इतना पैसा खर्च कर दिया। कितना बच गया आपके पास? 6,000। तो 6,000 रुपए महीने के आखिर में आपके पास बैलेंस आ गया। महीने के आखिर में 30 अप्रैल को आपके पास बैलेंस आ गया। तो आपको इस हिसाब से ये कैश बुक को बनाना है। अब बताइए इसके अंदर 5 अप्रैल वाला क्या है सर? 5 अप्रैल वाला गुड्स बेचा है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ 5 अप्रैल को क्या है। सर वो डिस्काउंट भी तो मिला था। डिस्काउंट से मतलब नहीं है, कैश कितना है आपके पास में, इसमें वो लिखना है जो कैश आया। डिस्काउंट की एंट्री वो अलग होगी, जनरल प्रॉपर में होगी। इसके अंदर तो हमको वो लिखना है जो कैश आया। डिस्काउंट मिलने से मतलब नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है 7,000 रुपए मिले 500 डिस्काउंट के बाद, तो भैया 7,000 मिले ना अपने को, तो जो मिले हैं अपने को वो दिखाना है कैश बुक के अंदर। अब जैसे यहाँ पे भी है,
8,000 की बुक वैल्यू मतलब हमारी बुक में, हमारी पुस्तकों में हमारे पास उसकी कीमत 8,000 रुपए थी। हमने बेची कितने में? 6,000। तो हमको मिले कितने? 6,000। तो हम 6,000 लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास में है। तो ये हमारी जो कैश बुक है ये कुछ ऐसी। तो आपने डिस्काउंट देने के बाद में भी आपको जो नेट अमाउंट मिला है आपको वो लिखना है। नेट अमाउंट कितना मिला? 7,000। फर्नीचर कितने में बेचे? 6,000। जो नुकसान हुआ वो आपको नहीं लिखना, 8 की चीज 6 में बेची, 2,000 नुकसान नहीं लिखना। आपने 500 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट नहीं लिखना। आपको मिले कितने? 7। जो मिले आपको बस वो लिखना। ठीक है, बताइए अब आप इसके अंदर और किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछिए मेरे से। सर जो आया वो डेबिट साइड में, जो गया उसको क्रेडिट साइड। बस तीसरी बात है यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ रिसीट साइड भी लिख सकता हूँ। रिसीट्स माने प्राप्तियां। यहाँ पे अपने को प्राप्तियां लिखनी है और दाहिनी तरफ अपने को भुगतान लिखना है, पेमेंट्स। तो अपन पेमेंट्स कर रहे हैं वो दाहिनी तरफ लिख रहे हैं। दाहिनी तरफ अपने को पेमेंट्स लिखने हैं और यहाँ पे सर अगर एग्जाम में कैशबुक लिखने को आया पर हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो फिर हमारे मार्क्स वार्क्स तो नहीं कटेंगे अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो? नहीं कटेंगे। क्वेश्चंस जो है इंग्लिश में किया जा सकता है। थ्योरी आप हिंदी में लिखिए, क्योंकि थ्योरी आप हिंदी में लिखना चाहेंगे, लेकिन और अगर आप क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। सर हिंदी में लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे ना? हाँ, हिंदी में लिखेंगे तो भी मिलेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो भी मिलेंगे। क्वेश्चंस तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। क्वेश्चंस आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। ये केसबुक के क्वेश्चनों की सीट दे दी? अभी मैं भेज देता हूँ, है ना, मैं भेज देता हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने पता नहीं, मैंने शायद भेजी नहीं है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद नहीं भेजी तो मैं भी भेज दूंगा। और बोलिए, हो जाएंगे क्वेश्चंस? सर यदि हाँ बोलिए। सर इसमें ये 2 कॉलम एल वाला ये ये नंबर इसका यूज मैं बाद में बताऊंगा आपको, बस ये 2 पतले पतले कॉलम बना लेने। इसका क्या काम है वो मैं बाद में बताऊंगा। जी। सर सिंगल कॉलम डबल कॉलम इसमें ही आता है ना? हाँ, कैशबुक 2 तरह की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सिंगल कॉलम पढ़ाया है। सर ट्रिपल कॉलम भी होती है ना? ट्रिपल कॉलम भी होती है। तो अभी मैंने आपको सिंगल कॉलम बताया, पहले आप सिंगल कॉलम कर लीजिए, फिर डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम देखेंगे। एक स्तंभीय, द्विस्तंभीय और त्रिस्तंभीय। एक स्तंभीय मतलब एक कॉलम जो अभी मैंने बताई, द्विस्तंभीय 2 कॉलम। 2 कॉलम में क्या होता है, 2 कॉलम में हम बैंक का भी एक, जैसे मैंने एक अमाउंट का कॉलम है उसमें हम 2 कॉलम बना लेते हैं, बैंक का भी अमाउंट बना लेते हैं। इतना है। जैसे यहाँ पर ये एक स्तंभीय क्यों है, ये एक स्तंभीय इसलिए है, ये एक कॉलम, ये इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम है दोनों तरफ। सिर्फ कैश आ रहा है सर, बैंक कैश आ रहा है, बिल्कुल सही। इसके अंदर सिर्फ कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम और बना दूं अमाउंट का, ये 2 कॉलम जो है ना, ये तो रहेंगे एलएफ और वाउचर नंबर, लेकिन अमाउंट का एक और कॉलम बना दूं जिसके अंदर मैं लिखूं बैंक के ट्रांजैक्शन, तो ये 2 कॉलम द्विस्तंभी हो जाए। मैं इसमें डिस्काउंट भी लिखूं इसी में, जो अभी मैंने आपने पूछा ना डिस्काउंट दिया, तो वो तो नहीं लिखा मैंने, एक स्तंभी है इसलिए नहीं लिखा। अगर ये द्विस्तंभी डिस्काउंट का भी कॉलम होगा तो डिस्काउंट भी मैं इसी में लिखूंगा, तो ये 3 स्तंभी हो जाते हैं। तो अमाउंट के 3 कॉलम इसके अंदर हो जाते हैं, तो वो देखेंगे बाद में। अभी आप पहले तो आप एक स्तंभी पहले अच्छे से करिए, फिर द्विस्तंभी त्रिस्तंभी तो हो जाते हैं। सर इससे क्वेश्चंस डाल देना शीट मैं डाल दूंगा। और इसके अंदर पहले तो आप, दूसरी चीज सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो पुरानी वाली रिकॉर्डिंग देखिए और फिर क्वेश्चंस को कीजिए, अच्छे से कीजिए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा स्कोरिंग है, पूरा स्कोरिंग।